बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स की मदद से स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के साथ कुछ दीगर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसे प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं जो कि हमें रियल लाइफ में हेल्प आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम तीन प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम तीन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके ये बताएंगे कि कौन सी स्ट्रिंग सबसे शॉर्ट है इनमें से। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहली बात ये कि चूंकि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस यूज करने हैं जो कि स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, इसलिए हमने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। लाइन नंबर 7 से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने चार डाटा टाइप के साथ चार स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं। str1, str2, str3 और small। ये वो तीन स्ट्रिंग्स हैं जिनमें यूजर का इनपुट स्टोर होगा और small नामी जो स्ट्रिंग है इसे हम यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। लाइन नंबर 8 पे देखिए, हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर यूजर की इनपुट करदा स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हमने str1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर ली। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग भी स्टोर कर ली str2 और str3 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 14 पे हम strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग 1 के तमाम कैरेक्टर्स को कॉपी कर रहे हैं स्मॉल नामी स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे देखिए हमने स्मॉल नामी एक स्ट्रिंग भी डिक्लेयर की थी जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 30 ही थी, लेकिन हमने यूजर के किसी भी इनपुट को इस स्ट्रिंग में स्टोर नहीं किया और मैंने पहले ये कहा था कि इस स्ट्रिंग को एक्चुअली हम कंपैरिजन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की मदद से हमने स्ट्रिंग 1 के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी कर लिए स्मॉल नामी इस स्ट्रिंग में। लाइन नंबर 15 पे देखिए, यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से यूज कर रहे हैं ये चीज काबिल गौर है। हमने कहा कि अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ, चूंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हुए str2 को पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे तो ये फंक्शन हमें लेंथ रिटर्न करेगा स्ट्रिंग 2 की। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ शॉर्ट है यानी स्ट्रिंग 2 की लेंथ कम है स्मॉल नामी स्ट्रिंग से। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्मॉल नामी स्ट्रिंग में हमने कॉपी कर ली है स्ट्रिंग 1, तो एक्चुअली हम कंपेयर किसका कर रहे हैं? हम एक्चुअली स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि स्ट्रिंग 1 के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी कर चुके हैं स्मॉल में, इसलिए हम स्मॉल का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में से कौन सी स्ट्रिंग छोटी हुई? स्ट्रिंग 2 छोटी हुई। तो इस सूरत में हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हम स्ट्रिंग 2 के तमाम कैरेक्टर्स को स्मॉल नामी स्ट्रिंग में कॉपी कर देंगे। अब ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में होगा अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्मॉल नामी स्ट्रिंग में हमारी स्ट्रिंग 1 के ही तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो फिर स्मॉल नामी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग 2 के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद लाइन नंबर 17 में हमने एक और इफ स्टेटमेंट यूज की कि अगर स्ट्रिंग 3 की लेंथ छोटी है स्मॉल स्ट्रिंग से। अब ये बात क्लियर रखिएगा कि स्मॉल स्ट्रिंग में या तो स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स होंगे या स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स होंगे। ये डिपेंड करेगा कि अगर स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स कम थे स्ट्रिंग 1 से तो फिर स्मॉल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग 2 वाले कैरेक्टर्स मौजूद हैं, यानी दूसरे लफ्जों में स्ट्रिंग 2 मौजूद है। तो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रिंग 3 का दोबारा से स्मॉल स्ट्रिंग के साथ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है फिर इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग 3 की जो लेंथ है वो सबसे कम है। तो इस सूरत में हम अपने स्ट्रिंग 3 के कैरेक्टर्स को कॉपी कर देंगे स्मॉल नामी स्ट्रिंग में दोबारा से। यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया और स्ट्रिंग 3 के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी कर दिए स्मॉल नामी इस स्ट्रिंग में। लेकिन ऐसा कब होगा? सिर्फ उसी सूरत में अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अल्टीमेटली इन दोनों इफ स्टेटमेंट्स के बाद हमारी जो स्मॉल नामी स्ट्रिंग है उसमें उसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स मौजूद होंगे जो कि सबसे शॉर्ट थी। तो देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई और फिर स्मॉल नामी जो हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है उसे स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और मैं तीन स्ट्रिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड इंडिया एंड यूएसए। और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं देखिए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज यूएसए। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ। हमारा सेकंड प्रोग्राम पहले प्रोग्राम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है इसके लिए हम पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तभी आपको समझ आएगी कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं कोई भी स्ट्रिंग एंटर करता हूँ पाकिस्तान और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए ये स्ट्रिंग पहले पूरी प्रिंट हुई, फिर P जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, बाकी का जो वर्ड है वो प्रिंट हो गया और इसी तरह वन बाय वन कैरेक्टर जो है वो कम होते चले गए और आखिर में N प्रिंट हुआ और कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ गया। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है।
ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। आपको ये बात याद रखनी है कि हम चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल शामिल है। यहाँ पर देखिए हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आई, जे और लेंथ। उसके बाद हमने लाइन नंबर 8 पे 4 डाटा टाइप के साथ अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका नाम str रखा, जिसकी लेंथ हमने 10 डिक्लेयर की। और फिर लाइन नंबर 9 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग अप टू 10 कैरेक्टर्स। और लाइन नंबर 10 पे हम गेट स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यूजर का इनपुट करदा स्ट्रिंग str नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने अपनी इस स्ट्रिंग की जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे हमें फराहम की है उसकी लेंथ स्टोर कर ली अपने लेंथ नामी वेरिएबल में। किस तरह से? सिंपली हमने strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर के तौर पे हमने अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड की और जो वैल्यू रिटर्न हुई इंटीजर वैल्यू, चूंकि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि लेंथ को शो करती है स्ट्रिंग की, वो हमने स्टोर कर ली लेंथ नामी वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करें, लेकिन किस तरह से? हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 0, i को हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं लाइन नंबर 7 पे, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ। और हम कहते हैं जब तक i की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती लेंथ वेरिएबल के, और लेंथ वेरिएबल में हमारी इनपुट करदा स्ट्रिंग की लेंथ मौजूद है, उस वक्त तक ये हमारी लूप बॉडी इटरेट करनी चाहिए और हर मरतबा लूप बॉडी के इटरेट करने पर i वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और साथ ही हमने इस फॉर लूप के अंदर अपनी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया। और एक्चुअली ये नेस्टेड लूप किस तरह से काम कर रही है, यहाँ पर देखिए जो जे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था लाइन नंबर 7 पे, उसे हम यूज कर रहे हैं इस लूप के कंट्रोल के लिए। लेकिन जे को हमने किसके बराबर किया? हमने कहा जे इज इक्वल टू आई, जे में वो वैल्यू स्टोर कर दी जो कि आई में स्टोर्ड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज हमें एक्चुअली हेल्प आउट कर रही है एक खास पैटर्न में इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने में। और कब तक लूप बॉडी इटरेट होनी चाहिए? जब तक हमारे जे वेरिएबल की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती लेंथ के, और हर मरतबा लूप बॉडी के इटरेट होने पर जे प्लस प्लस का इस्तेमाल किया हमने, यानी जे वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस फॉर लूप की बॉडी में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी इस स्ट्रिंग का जे कैरेक्टर प्रिंट करवाया। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि इस तरह क्यों एक खास पैटर्न में कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए कि यूजर ने जो स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड की है, लेट्स से उसकी लेंथ 6 है, यानी उसमें 6 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि हमारी आउटर लूप कितनी मरतबा चलेगी? 6 मरतबा चलेगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने जे को इनिशियलाइज किया आई के साथ, तो पहली मरतबा जब हमारी आउटर लूप इटरेट करेगी तो जे वेरिएबल में 0 की वैल्यू मौजूद होगी। तो इसका मतलब है कि जब हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी स्ट्रिंग का जे कैरेक्टर प्रिंट करवाया तो एक्चुअली हमारी इनर लूप की फर्स्ट इटरेशन पर हमारी पूरी उस स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू मौजूद है यानी पहला कैरेक्टर वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा और दोबारा से हमारी ये इनर लूप इटरेट करेगी, क्योंकि नेस्टेड लूप में आपकी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन पर इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट होंगी, उसके बाद फिर आउटर लूप की सेकंड इटरेशन की बारी आएगी। तो इस तरह से हमारी जब इनर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट हुई तो जे की वैल्यू बढ़कर क्या हो चुकी है? वो 1 हो चुकी है। अब 1 का मतलब है कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन इन द अरे। तो जब दोबारा से हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करवाई गई तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करवाई गई? हमारी उस अरे में, हमारी उस स्ट्रिंग में जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन में जो कैरेक्टर मौजूद था वो प्रिंट करवा दिया गया। इस तरह पहली मर्तबा जब हमारी इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हुई तो वो स्ट्रिंग पूरी की पूरी प्रिंट होगी जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम की थी। उसके बाद हमारी जो आउटर लूप है उसकी सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू जो है अब 1 हो चुकी होगी। अब जब आपकी इनर लूप स्टार्ट होगी तो j इज इक्वल टू, चूंकि i हमने यूज किया है तो j में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब इनर लूप की इटरेशन स्टार्ट हुई, फर्स्ट इटरेशन में ही जो कैरेक्टर पहला प्रिंट होगा सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले कैरेक्टर को ओमिट कर दिया जाएगा। और जब हमारी इनर लूप की तमाम इटरेशन कंप्लीट होगी तो बाकी के तमाम कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जे को हमने 1 से यहाँ पर इनिशियलाइज किया था। इस तरह से जब हमारी आउटर लूप की थर्ड इटरेशन स्टार्ट होगी तो आई की वैल्यू बढ़कर 2 हो चुकी होगी। और इनर लूप में चूंकि हमने j इज इक्वल टू आई किया है तो जब हमारी इनर लूप की इटरेशन स्टार्ट होंगी तो इनर लूप के अंदर जो सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है तो जो कैरेक्टर प्रिंट होगा पहला वो सेकंड इंडेक्स पोजीशन का कैरेक्टर प्रिंट होगा, यानी थर्ड कैरेक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद के बाकी तमाम कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया है और ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमारी आउटर फॉर लूप के साथ एसोसिएटेड है, हमारी इनर फॉर लूप के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। इसलिए जब एक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है
फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के या सेकंड कैरेक्टर को छोड़ के, तो उसके बाद एक न्यू लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक खास पैटर्न पे स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाने के लिए स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया और नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया। आइए बढ़ते हैं अब हम थर्ड प्रोग्राम की तरफ। और हमारा थर्ड प्रोग्राम क्या करता है, इसके लिए हम पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कोड काम कर रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को जब कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए हमसे एक स्ट्रिंग मांगी जा रही है। मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूं अपने प्रोग्राम को, द डियर ब्रोक द डोर ऑफ माई ग्रीन कार, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी इस स्ट्रिंग में 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि डबल्स हैं। डबल कैरेक्टर से मुराद ये कि जब एक ही कैरेक्टर 2 टाइम्स इकट्ठा इस्तेमाल हुआ हो किसी भी वर्ड के अंदर, तो उसे डबल कैरेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 3 कैरेक्टर्स किस तरह से हैं, देखिए डियर में ई 2 मरतबा इकट्ठे आया है, डोर में ओ, और ग्रीन में ई 2 मरतबा इकट्ठा है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का कोड काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। उसके बाद लाइन नंबर 7 से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने 4 डाटा टाइप के साथ अपना स्ट्रिंग वेरिएबल फ्रेज डिक्लेयर किया जिसकी लेंथ 100 है। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया जो कि हम लूप में इस्तेमाल करेंगे, और काउंट नामी एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जो कि इंटीजर डाटा टाइप का ही है, और इसमें बेसिकली हम डबल कैरेक्टर्स की काउंटिंग को स्टोर करने वाले हैं। लाइन नंबर 9 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर को मैसेज दिया कि एक स्ट्रिंग एंटर करें, और लाइन नंबर 10 पे हमने cin.get फंक्शन का इस्तेमाल किया और यूजर का इनपुट करदा स्ट्रिंग हमने अपने फ्रेज नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। चूंकि जब आप cin.get फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, तो हमने 100 एज अ सेकंड पैरामीटर यहाँ पे प्रोवाइड किया। लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया और हमने कहा i इज इक्वल टू 0। और ये जो चीज है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको जरा ध्यान से समझिए कि हमारी ये लूप कब तक चलेगी। तो कंडीशन ये है कि जब तक i वेरिएबल की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती, किसके, हमारी फ्रेज नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लेंथ में से 2 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके। सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी इनपुट करदा स्ट्रिंग में 10 करेक्टर्स हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक i वेरिएबल की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती 8 के, क्योंकि टोटल लेंथ हो गई 10 हमारी स्ट्रिंग की, तो वो हमने फाइंड कर ली strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की मदद से, और हम ये कह रहे हैं कि उसमें से 2 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके बराबर जब तक नहीं हो जाती हमारे i वेरिएबल की वैल्यू या छोटी रहती है उससे, तब तक हमारी लूप बॉडी को इटरेट करना चाहिए। अब मैं अभी ये आपको समझाता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया, और हर मरतबा लूप बॉडी के इटरेट होने पर i वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर इफ का इस्तेमाल किया, और हमने कहा कि अगर हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल की जो i इंडेक्स पोजीशन है वो बराबर है हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल की i इंडेक्स पोजीशन प्लस 1 के। इसका क्या मतलब हुआ, अब पहली मरतबा जब हमारी लूप बॉडी इटरेट करेगी तो i की वैल्यू है 0, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हमारी फ्रेज नामी स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर है वो बराबर है फ्रेज नामी स्ट्रिंग की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर। फर्स्ट पे क्यों, क्योंकि i प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 का मतलब है 1, तो हम बेसिकली अपने स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर क्या कर दो, काउंट वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर दो। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके साथ ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, तो ऐसा करने पर पहली मर्तबा में 2 कैरेक्टर्स जो है वो कंपेयर हो जाएंगे, उसके बाद i वेरिएबल की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा तो i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। तो दूसरी मर्तबा जब लूप बॉडी चलेगी तो हम बेसिकली ये चेक कर रहे होंगे कि अगर हमारी फ्रेज नामी स्ट्रिंग की जो सेकेंड इंडेक्स पोजिशन है, क्योंकि i में अब 1 की वैल्यू मौजूद है, वो अगर बराबर हो थर्ड इंडेक्स पोजिशन के। थर्ड इंडेक्स पोजीशन क्यों, क्योंकि हमने कहा i प्लस 1, i प्लस 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i में 1 मौजूद है और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 का मतलब है कि हमारी अरे की थर्ड इंडेक्स पोजीशन। तो हम अपने अरे की सेकंड इंडेक्स पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं थर्ड इंडेक्स पोजीशन के साथ, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे काउंट नामी वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 i वेरिएबल में एक एक डिजिट का इजाफा होता चला जाएगा, और कंपैरिजन जो है वो हर एक कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ होता चला जाएगा। अब आते हैं इस तरफ कि हमने ये कंडीशन क्यों इंपोज की कि जब तक i वेरिएबल की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती हमारी
स्ट्रिंग की लेंथ में जो वैल्यू है उसमें से 2 माइनस करने के बाद। उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं अगर वो 10 हैं तो बेसिकली जब 9वां और 10वां कैरेक्टर कंपेयर हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम कैरेक्टर्स कंपेयर हो चुके होंगे। और ये बात ध्यान में रखिए कि 9वां कैरेक्टर कब कंपेयर होगा, जब आई की वैल्यू 8 होगी। जब आई की वैल्यू 8 होगी तो उस वक्त बेसिकली आपका 9th कैरेक्टर जो है वो कंपेयर किया जा रहा होगा 10th कैरेक्टर के साथ। इसलिए हमने इस कंडीशन को इस तरह से इस्तेमाल किया है। और आखिर में हम सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे देयर आर, और फिर हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और फिर कैरेक्टर डबल की स्ट्रिंग हमने साथ अटैच कर दी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम डबल कैरेक्टर्स को काउंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा है।